बांग्लादेश के पास भारत के अगेंस्ट एक खास हथियार है। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखिए। मार्जिन से हारता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो बांग्लादेश हमें 100 या 200% के मार्जिन से हराता है। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা আমিও ভালো আছি। তো বন্ধুরা, আজকে শুরু করতে যাচ্ছি এমন একটি ভিডিও যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের কাছে এমন কি অস্ত্র আছে, বাংলাদেশের কাছে এমন কি শক্তি আছে যেটার কারণে খুবই দ্রুত গতিতে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে, বিশ্বের বুকে খুবই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তো চলুন প্রথমে ভিডিওটি দেখে আসি, তারপরে কথা বলবো। बांग्लादेश के पास भारत के अगेंस्ट एक खास हथियार है। इन इमेजेस को जरा ध्यान से देखिए। बांग्लादेश का ये सीक्रेट वेपन इन्हीं इमेजेस में छुपा हुआ है और वो है फैशन, कपड़े, टेक्सटाइल्स, जिनकी मदद से बांग्लादेश भारत में आने वाले जॉब्स खा रहा है। ज़ारा, H&M, लीवाइस जैसे मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज अपने कपड़े बांग्लादेश में बनाना पसंद करते हैं। ये बांग्लादेश के लिए गुड न्यूज है, लेकिन भारत के लिए बैड न्यूज। क्रिकेट में बांग्लादेश हमसे सिर्फ 1 रन की मार्जिन से हारता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो बांग्लादेश हमें 100 या 200% के मार्जिन से हराता है। তো বন্ধুরা, এখানে একটা কথা বলেছে, সেটা হচ্ছে যে যখন বাংলাদেশ আর ভারতের ক্রিকেটের বিষয় আসে তখন বাংলাদেশ দেখা যাচ্ছে কি 1-2 রানের জন্য ইন্ডিয়ার কাছে হেরে যায়, ভারতের কাছে হেরে যায়। তবে যখন এক্সপোর্টের বিষয় আসে, বাংলাদেশ যখন এক্সপোর্টের বিষয় ভারতের সাথে কম্পিটিশন করে, তো সেই জায়গাতে দেখা যায় যে বাংলাদেশ ডাবল, মানে ইন্ডিয়া যদি 100% হয় বাংলাদেশ 200% করে দেখায়, তাদেরকে 100% পিছিয়ে রাখে। তো চলুন পর থেকে দেখা যায়। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो भारत को एटलीस्ट 1% बेहतर बना सकते हैं, लेकिन ये 10 मिनट के वीडियोस बनाने के लिए हमें लिटरली कुछ हफ्तों के लिए रिसर्च करना पड़ता है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब या फिर फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी। आप सोच रहे होंगे कि हम बांग्लादेश की बात क्यों करें। 3 साल पहले पैंडेमिक के दौरान एक न्यूज काफी फेमस हो गई थी कि अब बांग्लादेश ने पर कैपिटा जीडीपी में भारत को पीछे छोड़ दिया। ये बांग्लादेश के लिए एक टेम्पररी विक्ट्री थी, क्योंकि अगले ही साल भारत के जीडीपी ने भी बाउंस बैक किया। लेकिन बांग्लादेश भारत को कुछ मामलों में এখানে একটা কথা বলেছে, সেটা হচ্ছে যে 3 বছর আগে একটা নিউজ বের হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশ ভারত থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। কিন্তু এইখানে এই জিনিসটা যখন বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় ভারত তো পিছিয়ে থাকেনি, ভারতও এগিয়ে গিয়েছে, যার কারণে পার্মানেন্টলি বাংলাদেশ ভারতকে পার্মানেন্টলি পিছিয়ে হাঁটাতে পারেনি। তবে এখন এমন একটা কিছু বাংলাদেশ করে দেখাচ্ছে বা করতে যাচ্ছে, যেটার জন্য ভারত সেই মামলাতে বা সেই বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে একেবারে পার্মানেন্টলি পিছনে সরে যাচ্ছে বা সরে যেতে যাচ্ছে। তো চলুন সে বিষয় শুনে আসি। परमानेंटली पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि जब टेक्सटाइल ट्रेड की बात आती है तो भारत वर्ल्ड ट्रेड का सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है और बांग्लादेश 6%, यानी हमसे डबल। তো যদি ওয়ার্ল্ড ট্রেডের কথা বলা হয়, সেখানে ভারত 3% ফিল আপ করতে পারছে, যেখানে বাংলাদেশ করছে 6%, মানে ডাবল, ইন্ডিয়া থেকে ডাবল করছে। ये हम भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, अपने नेबर्स के अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए कह रहे हैं। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। बात है 19th सेंचुरी की, जब कोलकाता में फोर्ट ग्लॉस्टर में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल बनी। फिर कुछ ही सालों बाद मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी बनी। ब्रिटिशों के जमाने में कानपुर, अहमदाबाद, फरीदाबाद, मुंबई जैसे शहरों को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। और उनके आने से पहले भी कई सेंचुरीज के लिए भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ करता था कॉटन। आज का बांग्लादेश यानी उस जमाने का ईस्ट बंगाल अपने सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ के लिए फेमस था, लेकिन ब्रिटिशों ने हमारी इंडिजिनस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ ऐसे तोड़ा कि भारत उससे ठीक तरह से उभर ही नहीं पाया। लेकिन बांग्लादेश ने मस्त कमबैक किया। এখানে একটা কথা বলেছে যে সেই সময় যখন বাংলাদেশ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান ছিল, সেই সময় বাংলাদেশের একটি কাপড়, যেটা মসলিন, বাংলাদেশি যে মসলিন নামে যেটা বিশ্ব ওয়ার্ল্ড বিখ্যাত ছিল, সেইটা যখন বাংলাদেশ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান ছিল, বা এখানে পূর্ব বাংলাও বলতো এটাকে। তো যখন এটা ছিল তখন ব্রিটিশরা ইন্ডিয়াকে, ভারতকে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল, যেখানে সেই সময় বাংলাদেশ তো মানে ইন্ডিয়া তখন হচ্ছে মানে পরিপূর্ণভাবে আবার সেই জায়গাতে ফিরে আসতে খুবই তাদের অনেক প্রবলেম হতে হয়েছিল, অনেক লেট হয়েছে। কিন্তু সেখানে বাংলাদেশ খুবই দ্রুত তারা আবার মূল জায়গাতে ফিরে এসেছে। ব্রিটিশরা সব কিছু তছনছ করে দেওয়ার পরেও বাংলাদেশ খুবই দ্রুত সেই জায়গাতে নিজ অবস্থানে ফিরে আসতে পেরেছে।
इस कमबैक की शुरुआत हुई 1974 में। इस साल मल्टी फाइबर अग्रीमेंट हुआ। इस अग्रीमेंट ने कुछ कोटास यानी लिमिट सेट की। ये अग्रीमेंट कहता है कि हर डेवलपिंग देश एक डेवलप देश को सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ही एक्सपोर्ट कर सकता है, उसके ऊपर नहीं। ये डेवलप देशों की चाल थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि भारत जैसे डेवलपिंग देश उन्हें अच्छे और सस्ते कपड़े एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इससे उनके लोकल इंडस्ट्रीज पर असर हो रहा है। लेकिन ये लिमिट्स बांग्लादेश पर लागू नहीं हुए, क्योंकि बांग्लादेश नया देश बना था। वो डेवलपिंग देश इस कैटेगरी में आता ही नहीं था, वो एक गरीब देश था। डेवलपमेंट ना होना बांग्लादेश की डेवलपमेंट का रीजन बना। साउथ कोरिया की डेवू कंपनी ने बांग्लादेश के देश गारमेंट्स के साथ एक जॉइंट वेंचर किया ताकि वो बांग्लादेश में कपड़े बनाए और उन्हें एक्सपोर्ट करे। 130 लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग ली। ये लोग काफी स्मार्ट थे। उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग तो ली, लेकिन फिर उन्होंने क्विट करके खुद की कंपनी स्टार्ट की। 130 में से 115 लोगों ने यही किया और धीरे धीरे बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़े। 1981 में ये एक्सपोर्ट्स 3.5 मिलियन यूएस डॉलर्स के थे और 2007 तक ये 10.7 बिलियन हो गए। Billion with a B. That's a growth of 3,05,000% in just 26 years. ये पॉसिबल हुआ इस कोटा सिस्टम की वजह से, जिसने चाइना, भारत और दूसरे डेवलपिंग देशों पर लिमिट्स लगाए, जिनसे बांग्लादेश फ्री था। ये सिस्टम 1995 में खत्म हो गया। लोगों ने सोचा कि अब बांग्लादेश की अनलिमिटेड ग्रोथ पर सीलिंग लग जाएगा और बाकी देशों को भी चांस मिलेगा। लेकिन हुआ कुछ और। मीट अमेरिका, प्रोफेशनल ट्रबल मेकर। इन्होंने बांग्लादेश को लीस्ट डेवलपिंग नेशन इस कैटेगरी में डाल दिया। सुनकर बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बांग्लादेश के लिए गुड न्यूज थी, क्योंकि फिर उन्हें ट्रेड में प्रेफरेंस मिलने लगा। इसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं। आज होता यह है कि उनके एक्सपोर्ट्स पर कोई ड्यूटी यानी टैक्स लगता ही नहीं। तो होता क्या है, उनके कपड़े और सस्ते होते हैं। डेवलप्ड देशों के लिए उनके कपड़े खरीदना और आसान हो जाता है। इसी तरह सब कपड़े बन जाते हैं मेड इन बांग्लादेश। ईयू ने भी इसमें अमेरिका का साथ दिया और एवरीथिंग बट आर्म्स स्कीम निकाली, जिसमें बांग्लादेश के प्रोड्यूस पर कोई ड्यूटी नहीं लगी। रिजल्ट, बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 15% से भी ज्यादा रेट से ग्रो करती है। चैप्टर 2, भारत और बांग्लादेश। आज भारत कहाँ है? भारत के रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट 2022-2023 में कुछ 16 बिलियन डॉलर्स की थी। एंड इन कॉन्ट्रास्ट बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स जुलाई 22 से अप्रैल 2023 तक ऑलरेडी 38.57 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुकी थी। यूएसए में एक शर्ट बनाने का खर्चा $60 है। वही शर्ट अगर भारत में बना तो उसका कॉस्ट 50 सेंट्स होगा, और वही शर्ट अगर बांग्लादेश में बनेगा तो उसकी कॉस्ट 22 सेंट्स होगी, लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज प्राइस। अब वेस्ट के बिजनेसेस होते तो चिंदी है, उन्हें 28 सेंट्स बचाने हैं तो वो बांग्लादेश को चुनते हैं। लेकिन कॉस्ट इकलौता फैक्टर नहीं है, एफिशिएंसी मैटर्स टू। बांग्लादेश की कंपनी जिस ऑर्डर को 50 दिन में पूरा करता है, उसी ऑर्डर को खत्म करने के लिए भारत को 63 डेज लगता है। भारत बड़ा देश है तो माल को पोर्ट तक पहुंचाते 10 दिन लगते हैं, वेराज बांग्लादेश ये काम सिर्फ 1 दिन में करता है। बांग्लादेश ने काफी स्ट्रेटेजिकली अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिजाइन की है। पोर्टर डायमंड थियरी ऑफ नेशनल एडवांटेज टॉप MBA कॉलेजेस में सिखाया जाता है, जो कहता है कि हर देश के पास कोई ना कोई एडवांटेज जरूर होता है। सरकार को बस उसे आइडेंटिफाई करने की और उस पर कैपिटलाइज करने की जरूरत होती है। कैसे? 4 पॉइंट्स: फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर। इस मॉडल को भारत और बांग्लादेश दोनों पर अप्लाई करके देखते हैं। फैक्टर कंडीशंस यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट्स लगते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्सेट्रा। एक देश में कितना फर्टाइल लैंड है, ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, ये उसके कंट्रोल में नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे रिसोर्सेज एक देश के कंट्रोल में है। बांग्लादेश के पास एक बड़ा लेबर पूल है और उन्होंने गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमम बनाया। उनकी राजधानी ढाका खुद एक पोर्ट है जहां से गारमेंट्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं। भारत में रॉ मटेरियल्स एक कॉर्नर में बनता है, फैक्ट्री कहीं और होती है और पोर्ट्स कहीं और पर। बीच में कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो भारत लॉजिस्टिक्स में पीछे पड़ जाता है। बांग्लादेश का छोटा साइज उसके लिए एडवांटेज बन जाता है। एट द सेम टाइम भारत में इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश से 40% ज्यादा महंगी है। कुछ लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देने से अच्छा है कि ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने पर फोकस करो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स इनविजिबल होते हैं। इन कंपैरिजन हर महीने 100 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपके बिल में दिखता है, इसलिए भारत में फ्रीबीज पर ज्यादा फोकस है। भारत में लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, वैसे ही लेबर भी एक्सपेंसिव है। बांग्लादेश में एवरेज सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ है, वेराज भारत में वो डबल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बांग्लादेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजरली महिलाएं चलाती हैं। बांग्लादेश बहुत सारी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देता है।
भारत का इकोनॉमिक सर्वे ये मानता है कि इस इंक्लूजन की वजह से सोसाइटी में बहुत बदलाव आए हैं। पोर्टर डायमंड मॉडल का दूसरा पॉइंट है डिमांड कंडीशंस। बांग्लादेश में जो कपड़े बनते हैं उनकी लोकल डिमांड काफी कम है और इंटरनेशनल डिमांड। এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সবসময় একটা জিনিসকে ফোকাস করেছে, সেটা হচ্ছে মহিলা বা মেয়ে মানুষ, লেডিস, যারা কিনা থেমে থাকলে চলবে না, তারাও দেশকে খুবই দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এটাই হচ্ছে একটা বাংলাদেশের এই অস্ত্রের মধ্যে একটা অংশ বিশেষ, যে বাংলাদেশ মেয়েদেরকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে এবং যত বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে, হ্যাঁ, ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে কি পুরুষের তুলনায় মহিলারা একটু বেশি কাজ করছে, এই জন্য বাংলাদেশ বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেইটার ক্ষেত্রে যদি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এটা বলা হয়, ইন্ডিয়া কিন্তু এইটা করছে না, তারা কিন্তু এত বেশি প্রাধান্য বা সুযোগ সুবিধা মহিলাদেরকে দিচ্ছে না, এই জন্য তারা একটু পিছিয়ে। काफी हाई। भारत में उल्टा है। भारत में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 15 सालों में 3 गुना बढ़ी है, फ्रॉम जस्ट $28 बिलियन इन 2005 टू $75 बिलियन इन 2020। इस मॉडल का तीसरा पॉइंट है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। बांग्लादेश में बैंक्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, लॉजिस्टिक्स कंपनीज सब साथ मिलकर काम करते हैं ताकि देश एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ये तीनों फैक्टर्स अलग अलग स्टेट में होते हैं और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। तो सोल्यूशन निकालना किसी एक सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होता। स्टेट्स को मिलकर सोल्यूशंस ढूंढने होंगे और इसमें पॉलिटिशियंस का क्या फायदा? तो कोई एक्शन नहीं ली जाती। टेक्सटाइल कंपनीज कहती है कि उन्हें भारत में लोन लेना महंगा पड़ता है। पोर्टर डायमंड मॉडल का आखिरी पॉइंट है फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ये मेनली एक सेक्टर की कंपनीज को देखता है। कंपनीज कितनी बड़ी है, कितने एम्प्लॉइज है कंपनी में और कंपनीज के बीच में राइवलरी कितनी है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल कंपनीज में ऑन एन एवरेज 797 वर्कर्स है, भारत में ये नंबर 240 है। इसका एक रीजन शायद है हमारे लेबर लॉज। कई सारी कंपनीज रेगुलेशंस अवॉइड करने के लिए छोटे रहते हैं एंड दिस इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी। अगर आपने स्कूल या कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये टर्म जरूर सुनी होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब ये कि एक कंपनी को प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने से कॉस्ट एडवांटेजेस मिलते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने से कॉस्ट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टी शर्ट्स बनाने हैं तो फिर आप रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को हायर करेंगे और इतना सब करने के बाद अगर आपने सिर्फ एक टी शर्ट बनाया तो उस एक टी शर्ट की कॉस्ट क्या होगी? कुछ लाख रुपए। क्योंकि अगर आप एक टी शर्ट बनाए या 1 लाख, कुछ कॉस्ट होती हैं फिक्स्ड कॉस्ट्स। 1 लाख टी शर्ट्स बनाने पर ये कॉस्ट 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड हो जाती हैं। दैट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बांग्लादेश में एक वर्कर अपनी शिफ्ट में 19 पीस गारमेंट्स बनाता है और भारत में सिर्फ 7 से 10 गारमेंट्स बनता है। इस हाई आउटपुट की वजह से बांग्लादेश के कपड़ों की कॉस्ट भारत की कॉस्ट से कम। 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे ने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से कैप्चर किया। चैप्टर 3 कंक्लूजन, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। सुनने में ये एक स्लर या फिर एक गाली लगती है, लेकिन बांग्लादेश ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। इससे मिलने वाला हर ट्रेड एडवांटेज बांग्लादेश ने उठाया और दुनिया भर की फास्ट फैशन इंडस्ट्री को उनके पास अट्रैक्ट किया। द पॉइंट बीइंग, बांग्लादेश हमें सिखाता है कि एक डिसएडवांटेज भी एक एडवांटेज बन सकता है अगर विजन हो तो। 2025 तक बांग्लादेश इस लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में रहने वाला है। उसके बाद शायद ये स्टेटस चेंज हो, उनका ये स्टेटस रिवोक हो और वो अपग्रेड हो जाए, लेकिन इससे बांग्लादेश के कपड़ों की कॉस्ट फटाक से बढ़ेंगे। ऐसे सिचुएशन में हमें रेडी रहना ही होगा। हो सके कुछ कंपनीज ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे। भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि बांग्लादेश कपड़े जरूर बनाता है, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। वो ये सारा इंपोर्ट चाइना से करता है। तो क्या हम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि ये रॉ मटेरियल्स चाइना से नहीं हमसे इंपोर्ट करें, ताकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हमें भी फायदा हो। भारत और बांग्लादेश ने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, कॉल्ड साफ्टा। साफ्टा के अंडर दोनों देश अपने प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे। इस प्रोविजन के अंडर बांग्लादेश भारत को अपने कपड़े बेचता है। हमने कई ब्रांड्स ऐसे देखे हैं जो बांग्लादेश से कपड़े खरीदते हैं। भारत की वीविंग कैपेसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो हमें भी फिगर आउट करना होगा कि हम उन्हें और ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमें विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स बढ़ाना होगा। इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक सीक्रेट वेपन की बात की। एक्चुअली ये वेपन कोई इंडस्ट्री नहीं, वो है नारी शक्ति। सोचिए, क्या बांग्लादेश एक कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं? बिल्कुल है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो सारे फैमिलीज अपने रिग्रेसिव विचारों को पीछे छोड़ महिलाओं को काम पर भेजते हैं। ये एक सुपर पावर है क्योंकि इससे आपके पॉपुलेशन का 50% वेस्ट नहीं होता। एक होम मेकर होना एक बहुत बड़ी बात है और हम होम मेकर्स की बहुत इज्जत करते हैं। अगर हमारी माँ और दादी स्कूल से आने के बाद हमारे लिए घर पर ना होती तो एक सपोर्ट सिस्टम नहीं बनती, तो शायद हम आज जहाँ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अक्सर औरतों को शादी करने के
बाद अपना जॉब छोड़ना पड़ता है। उनके हस्बैंड्स कहते हैं हम कमा रहे हैं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत। ये एटीट्यूड हमारे देश को पीछे खींच रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये समझना जरूरी है कि कुछ औरतों के लिए एक होम मेकर बनना एक चॉइस होती है और कुछ लोगों के लिए फोर्सफुली थोपी हुई जिम्मेदारी। चलिए किसी और बात के लिए नहीं तो फिर देश की इकोनॉमी के लिए ही सही हमारे आधे पॉपुलेशन को घर के पिंजरे में बंद करना बंद करते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि देश भी आत्मनिर्भर बने। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप देश के लिए एक उम्मीद की किरण आप ही है जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारे आस पड़ोस के देशों से सीख सकते हैं। और मेरा भारत महान ये सिर्फ ट्रक के पीछे नहीं, पूरी दुनिया। বন্ধুরা আজকের ভিডিও এতটুকু ছিল, সেটা হচ্ছে আমরা জানতে পারলাম ভিডিও দ্বারা যে বাংলাদেশে তারা বলল বাংলাদেশের কাছে এমন এক শক্তি আছে যে শক্তি অতি দ্রুত বাংলাদেশকে ভারত থেকেও পার্মানেন্টলি ছাড়াতে যাচ্ছে, যেটা 3 বছর আগে আমরা শুনেছিলাম অনেক নিউজে যে বাংলাদেশ ভারতকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে সেটা কিছুদিন পরে ভারতও ঠিকই উঠে গেছে, ঠিক আছে, যেখানে বাংলাদেশ থেকে পার্মানেন্টলি নিচে নামাতে পারেনি। তবে এখন কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেটা হচ্ছে এক্সপোর্ট ট্রেডে বাংলাদেশ যতটুকু ফিল আপ করছে ভারত ততটুকু করতে পারছে না। আর বাংলাদেশের কাছে যেই একটা শক্তি আছে সেই শক্তিটা কি, সেটা হচ্ছে নারী শক্তি, যেটাকে বাংলাদেশ বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। এবং এই যে গার্মেন্টস, তারপরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সরকার নারীদেরকে যথাযথ স্থান দিচ্ছে এবং নারীদেরকে করতে বলছে, এবং এটার দ্বারাই কিন্তু দেশের প্রত্যেকটা জিনিস বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এইটাই ছিল বন্ধুরা আজকের ভিডিও। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন, আমার কাছে তো ভালোই লেগেছে। তো নিজের দেশের তারা যেমন বলছিল মেরা ভারত মহান, তো আমরা কেন বলতে পারি না জয় বাংলা, বাংলার জয়, এগুলো কেন বলতে পারি না, কেন বাংলাদেশ কতটুকু এগিয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, যাই হোক কথা বাড়াবো না। তো আশা করছি সবার ভিডিও ভালো লেগেছে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।